दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और मेरे साथ आप सुन रहे हैं मृत तृष्णा सा प्यार पिया। तो बढ़ते हैं इस कहानी के अगले एपिसोड की तरफ। रागिनी स्वराज से मिली। उसे मयंक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। स्वराज ने उससे पूछा, आज तुम गुस्से में लाल क्यों हो रही हो? रागिनी गुस्से में बोली, स्वराज, ये मयंक अपने आप को समझता क्या है? उसने मुझे रिजेक्ट किया है। कैसे वो अपने पहले प्यार को भूल गया? क्या उसे कभी मुझसे प्यार था ही नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर करूं तो क्या करूं इस मयंक का? इस पर तो मेरी किसी बात का असर नहीं होता। स्वराज बोला, पूरी डिटेल में बात बताओ, आखिर हुआ क्या? उसने स्वराज को उसके और मयंक के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब बताया कि कैसे मयंक ने उसे इग्नोर किया। उसकी ये बात सुनकर स्वराज को हंसी आ गई। स्वराज को इस तरह से हंसता देखकर रागिनी गुस्से में उसके पास से उठकर जाने लगी। स्वराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने को कहा और बोला, "हं, तुम इतने में हार मान रही हो? अपनी प्यार की राह इतनी आसान नहीं है। मयंक को पाने के लिए अभी तुम्हें कई पापड़ बेलने पड़ेंगे। तुम अभी भी अपनी कोशिश मत छोड़ना। तुम सिर्फ ये याद रखना कि तुम्हें मयंक को हर हाल में पाना है। चलो, हम और तुम मिलकर एक कोशिश और करते हैं। मैं मयंक के लिए एक पार्टी रखता हूँ। उस पार्टी में तुम मयंक के पास आने की कोशिश करना और मैं उस पार्टी की कुछ तस्वीरें लावण्या के पास भेजकर उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करूंगा। शायद इस गलतफहमी में दोनों अलग हो जाएं और जो मैंने सोचा है, अगर वो हो गया तो मयंक कभी भी अपने परिवार वालों के सामने आंख मिलाकर खड़ा नहीं हो पाएगा। बस तुम मेरा साथ देती जाओ। कोशिश मुझे और तुम्हें दोनों को ही करनी पड़ेगी, तभी हम अपनी मंजिल को पा पाएंगे। ये कहकर स्वराज अपने फोन में लावण्या की तस्वीर को प्यार से निहार कर उसे सहलाने लगा और लावण्या की तस्वीर से बोला, दुनिया की हर अच्छी चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और तुम उनमें से एक हो लावण्या। मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ता। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो और तुम अगर मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें कभी मयंक के भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे रिश्ते में इतनी गहरी दरार डालूंगा कि तुम चाह कर भी उसे भर नहीं पाओगी। और जोर जोर से हंसने लगा। रागिनी स्वराज का ये रूप देखकर डर गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। जो चीज जिंदगी में बीत चुकी है उससे दोबारा पाने की सच में मेरी चाह है, या मैं स्वराज के हाथ का खिलौना बन गई हूँ? ये इंसान अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर जो भी हो, अब मयंक को हासिल करना मेरा जुनून बन गया है। इसके लिए चाहे मुझे स्वराज को ही सीढ़ी क्यों न बनाना पड़े। रहने दो इसे भी इस गुमान में कि ये मेरा यूज कर रहा है। स्वराज ये सोच रहा था कि वो रागिनी का यूज कर रहा है, मगर रागिनी की आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया था। अब दोनों एक दूसरे का उपयोग कर अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे थे। उन दोनों की बातें स्वराज की दादी राजेश्वरी जी भी सुन रही थी। उन्होंने भगवान को याद करते हुए कहा, प्रभु, इस लड़के से कोई भी गलत काम होने से बचाना। ये नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। और ये नादान सी लड़की भी इसकी बातों में आ गई। उस लड़की को भी स्वराज की बुरी नजर से बचाना प्रभु। दोनों नादानी में कोई गलती ना कर बैठे, जिसके बाद में उन्हें सिवाय पछतावे के और कुछ हासिल न हो। रागिनी और स्वराज की साजिशों से अनजान मयंक का पूरा परिवार मयंक की मेहंदी और हल्दी की तैयारी कर रहा था। पूरा घर पीले फूलों से सजा हुआ था। हर किसी ने पीले रंग के कपड़े पहने थे। जगह जगह हल्दी की होली के लिए हल्दी घुला पानी रखा था। सभी लोग उसे हल्दी लगा रहे थे। शालिनी जी बोली, कब से इस दिन का इंतजार था कि मेरा छोटा सा राजकुमार घोड़ी पर चढ़कर मेरे लिए बहू लेकर आए। लोग कहते हैं कि बेटियां जल्दी बड़ी होती हैं, और तुम कब मेरी गोदी से निकलकर घोड़ी पर बैठने लायक हो गए मुझे पता ही नहीं चला। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखों का काजल मयंक को लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी मोहिनी बोली, क्या माँ, क्या है आप माँ लोगों का? बेटे की शादी हो तो रोना, बेटी की शादी हो तो रोना, बहू लड़े तो रोना। क्या आंसू का टैंकर है आप लोगों की आंखों में? अब तो आपको खुश होना चाहिए कि बहू आ जाएगी और आपकी पदवी बढ़ जाएगी। बैठे बैठे हुक्म चलाना। सभी लोग मोही की बात सुनकर हंसने लगे। शालिनी जी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मगर मयंक को हल्दी लगाते हुए रागिनी बोली, वैसे आंटी, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता आकर आप पर ही हुक्म चलाने लगे। आखिर जानते ही कितना है आप लावण्या के बारे में। अब मुझे ही देख लो, मयंक और मैं एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। जितनी हम दोनों की ट्यूनिंग है, इतनी अच्छी शायद लावण्या और मयंक की भी ना हो पाए।
तो आप चाहें तो अपना इरादा बदल सकते हैं, है ना मयंक? बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी शातिर हंसी आ गई थी। शालिनी जी उसकी बातें सुनकर अपसेट हो गईं। उन्हें राम अवतार जी की बातें याद आने लगी। उन्होंने मोहिनी से कहा, तुम इसे इसके दोस्त के घर कब भेज रही हो? मोहिनी बोली, क्या माँ, आप इसकी बातों का बुरा मान गई? मयंक भाई तो उसके दोस्त हैं, ये हमारे घर ही रहेगी। वैसे ठीक ही तो कह रही है वो। कितना अच्छा सीन होगा अगर भाभी यहाँ आकर हुक्म चलाएं, आप उनके लिए चाय बनाएं, भैया उन्हें पूरे टाइम शॉपिंग करवाएं और कृष्णा उनके पैर दबाए। सोच कर ही हंसी आ रही है। ये कहकर वो जोरों से हंसने लगी। शालिनी जी उसके कान पकड़कर बोली, बहुत मस्ती आ रही है ना तुझे? मयंक की शादी हो जाने दे, तुझे भी इस घर से जल्दी विदा करूंगी। फिर तू जाकर अपने घर पर राज करना, चाय बनवाना अपनी सास से और पीना। दोनों माँ बेटी हंसने लगे। मोहिनी ने मयंक को हल्दी लगाते हुए उससे पूछा, भैया जल्दी से बताओ शादी के बाद कहाँ घूमने जा रहे हो? कोई कंपनी चाहिए हो तो मेरे लिए भी टिकट करा लो। कबाब में हड्डी लेकर हनीमून पर जाने का मजा ही अलग है। मयंक उसके बाल खींचकर बोला, अच्छा कबाब में हड्डी बनना है? अभी रुक, तेरे लिए कबाब ढूंढता हूँ और इसमें हड्डी नहीं हड्डा बन जाऊंगा मैं। मेरे लिए कबाब ढूंढना आपके बस की बात नहीं भैया। मोहिनी की सोच तक आप पहुंच भी नहीं सकते। क्यों, तूने अपने लिए कोई बलि का बकरा ढूंढ रखा है क्या? अब बकरा है या इंसान है, जो भी है, समय आने पर आपको सबसे पहले बताऊंगी। पहले आपकी शादी तो होने दो, फिर आपकी शादी कितनी सक्सेस रहती है उसी पर मैं अपना ओपिनियन बनाऊंगी कि शादी करनी है या फिर नहीं। आप चख कर तो बताओ, शादी का लड्डू कैसा लगता है? ये बोलकर वो वहां से भाग गई। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद सभी लोग हल्दी के पानी से होली खेल रहे थे। आए हुए मेहमान शालिनी जी से बोले, कितना प्यारा इंतजाम किया है तुमने हल्दी के फंक्शन में। अब तो तुम्हारे यहाँ रिसेप्शन का इंतजार है, देखते हैं उसमें क्या रौनक जमाती हो। इस पर शालिनी जी ने उनसे कहा, मेरे घर की फंक्शन की रौनक तो आप लोग हो, अभी तो रिसेप्शन बाद में। पहले तो बारात लेकर रतनपुर चलेंगे हम सब, वहां से आकर रिसेप्शन देंगे। अभी तो आप सबको हम सबके साथ रतनपुर, मयंक और लावण्या को शादी में आशीर्वाद देने जाना है। सभी को हमारे साथ रतनपुर चलना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर जल्द वापस आती हूँ। अपनी दोस्त मोनिका के साथ आप सुन रहे हैं लावण्या की जिंदगी की कहानी। तो बढ़ते हैं इस एपिसोड में कुछ और आगे। शादी के एक दिन पहले स्वराज मयंक के लिए बैचलर्स पार्टी रखता है। स्वराज मयंक को फोन लगाकर कहता है, आज तुम्हारे लिए खास पार्टी रखी है, जी भरकर पिएंगे और एक दूसरे को पिलाएंगे। साथ ही तुम्हारे लिए कुछ और भी खास इंतजाम है। पूरी रात यारों की महफिल जमेगी आज। आज की रात तुम्हारे लिए यादगार रात बन जाएगी मयंक, जिसे तुम सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। फिर तो तुम्हारी रातों पर लावण्या का हक होगा। स्वराज की बातें सुनकर मयंक शर्मा गया था और बोला, अरे यार तुम ही कैसी बातें करते हो? क्या शादी होने के बाद मैं अपने दोस्तों को टाइम नहीं दूंगा? मेरे और मेरे दोस्तों के बीच मेरी शादी कभी नहीं आएगी। तुम बेफिक्र रहो। मगर आज मैं इस पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। कल तो हमें रतनपुर जाना है, मुझे हल्दी भी लग चुकी है। माँ आज रात मुझे निकलने नहीं देगी। स्वराज हंसते हुए बोला, शादी होने वाली है और अभी तक बच्चे हो क्या? हर काम माँ से पूछ कर करते हो। माँ का पल्लू छोड़ दो, वरना लावण्या क्या कहेगी? इस पर मयंक बोला, ऐसा कुछ नहीं है स्वराज। स्वराज ने कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो शाम को पार्टी में आ जाना। मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है। ऐसा ना हो कि जिसके लिए पार्टी है वही गायब हो जाए। मयंक इस बार मान गया था और बोला, ठीक है आ जाऊंगा, मगर पूरी रात नहीं, बस थोड़ी सी देर के लिए। स्वराज एक अजीब हंसी के साथ बोला, तुम आओ तो सही, फिर तुम्हें भेजने की जिम्मेदारी हमारी होगी। जब हमारा मन होगा तब तुम उस पार्टी से जा पाओगे, समझे? और हंसने लगा। मयंक उस पार्टी में जाने के लिए निकल रहा था तो शालिनी जी ने पूछा, कहाँ चल दिए इतनी रात में? मयंक ने जवाब दिया, माँ मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है, उसी में जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मोहिनी मयंक को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है भाई, इंडिया भी तरक्की में है, बैचलर्स पार्टी है। तब तो भाभी को फोन लगाकर आपकी शिकायत करनी पड़ेगी, उन्हें भी तो पता चले उनके पीठ पीछे आप बैचलर्स पार्टी कर रहे हो। मयंक बोला, चुप कर भाभी की चमची, बड़ी आई भाभी को फोन लगाऊंगी, जाकर अपना काम कर। मयंक की बातें सुनकर मोहिनी मुंह बनाकर मयंक को चिढ़ा रही थी। शालिनी जी ने फिक्र के साथ कहा, बेटा इस बैचलर्स पार्टी में तो पीना पिलाना भी होगा,
प्लीज शादी के एक दिन पहले तुम ऐसा कोई काम मत करना कि रिश्तेदारों के बीच हम लोग कुछ कह ना पाए। अगर जरूरी ना हो तो मत जाओ उस पार्टी में। मयंक ने माँ को तसल्ली देते हुए जवाब दिया, माँ तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? ये मोहिनी है। उन लोगों ने ऐसी कोई बैचलर्स पार्टी नहीं रखी है जैसी फिल्मों में बताते हैं। एकदम आम सी पार्टी होगी, थोड़ा बहुत पीना पिलाना और साथ में खाना होगा। पार्टी मेरे लिए है माँ, अगर मैं ही नहीं जाऊंगा तो मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे ना। मैं ध्यान रखूंगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी पीऊंगा और वापस घर जल्दी आ जाऊंगा। अब मैं जा सकता हूँ क्या माँ? कहकर वो हंसते हुए अपनी माँ को गले लगाकर पार्टी के लिए निकल गया। शालिनी जी ने मोहिनी से पूछा, क्या रागिनी भी इस पार्टी में जा रही है? मोहिनी ने जवाब में कहा, क्या माँ, बैचलर्स पार्टी लड़कों के लिए होती है, रागिनी का वहां क्या काम? सब लड़कों के बीच में अकेली जाकर क्या करेगी? तभी वहां रागिनी ब्लैक कलर का बैकलेस गाउन पहनकर आई। वो गाउन पूरी तरह से पारदर्शी था। रागिनी का पूरा शरीर उस ब्लैक गाउन की नेट से झांक रहा था। सभी रिश्तेदार उसके इस तरह के कपड़े देखकर बातें करने लगे। शालिनी जी ने मोहिनी को कहा, इसे ऊपर ले जाकर इसके कपड़े चेंज करवा दो। कितने बेहुदा कपड़े पहने हैं। तुम भी तो गाउन पहनती हो, तुम पर कितना जचता है। विदेश में रहने का मतलब ये नहीं कि पूरे समय अपने शरीर की नुमाइश करते रहो। मोहिनी ने रागिनी को समझाते हुए कहा, रागिनी तुम्हारा ड्रेस तो बड़ा प्यारा है, पर अगर इस समय तुम इंडिया में नहीं होती और लंदन में तुमने ये ड्रेस पहना होता तो कई लोग तुम्हारी इस ड्रेस की तारीफ करते। मगर ये जयपुर है और ठाकुरों का घर है। तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखकर सभी रिश्तेदार आपस में बातें बना रहे हैं। तुम प्लीज जाकर कपड़े चेंज कर लो। रागिनी ने चिढ़ते हुए कहा, कम ऑन मोहिनी, तुम भी इन गवारों की जैसी बातें कर रही हो। प्यारा तो ड्रेस है। वैसे मैं अभी तुम्हारे इन रिश्तेदारों के बीच यहाँ नहीं रुक रही। बाहर मेरी कैब खड़ी है, मैं मयंक की बैचलर्स पार्टी में जा रही हूँ। आज मयंक के जयपुर के सभी दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। इतना कहकर रागिनी वहां से निकल गई। उसे जाता देखकर शालिनी जी मोहिनी से बोली, बड़ी बेहुदा लड़की है, जरा भी छोटे बड़े का लिहाज नहीं है। कहां से पकड़ कर ले आई इसे? बाबा साहब को तो इसका यहाँ रुकना भी पसंद नहीं था। अब समझ में आया वो क्यों मना कर रहे थे। 2 दिन की और बात है, जैसे ही मयंक की शादी होती है इसे यहाँ से रवाना कर देना, समझी तुम? और मयंक की शादी के बाद इससे कोई संबंध रखने की तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है। मोहिनी शालिनी जी से बोली, जी, जो आ गया माता जी। अब हम दोनों कल के काम देख लें। अभी आपकी कोई पैकिंग बाकी रही हो तो बता दो, वरना एंड मौके पर आपका कोई सामान यहाँ न रह जाए। शालिनी जी ने कहा, वैसे तो पूरी तैयारी कर ली है, एक बार और चेक कर ले। सभी मेहमानों के सामानों पर स्लिप भी लगा दे ताकि ढूंढने में आसानी हो। और कृष्णा को बोल दे कि एक बार फिर से हम सबको चाय बनाकर दे दे। यस मॉम, कहकर रागिनी हंसते हुए वहां से चली गई। मयंक जैसे ही स्वराज की पार्टी में पहुंचा तो सभी लोग तालियों से उसका स्वागत करने लगे। सभी लोगों के हाथों में ड्रिंक था। वहां के माहौल से मयंक को लगा यहाँ पर काफी देर से सभी लोग ड्रिंक कर रहे हैं। एक दोस्त मयंक के पास आकर बोला, आज की रात और सही से जी ले अपनी जिंदगी, इसके बाद तो भाभी जी के इशारों पर जीवन भर नाचना होगा। वो नाचने का तो मयंक को बोल रहा था, मगर वो खुद इतना पिया हुआ था कि खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। स्वराज बोला, क्यों मयंक को परेशान कर रहे हो? आओ मयंक, बड़ी देर कर दी आने में, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम आओ और हम पार्टी शुरू करें। कहते हुए स्वराज ने एक ड्रिंक मयंक की ओर बढ़ा दी। मयंक स्वराज को समझाते हुए बोला, नहीं यार, आज नहीं, आज तुम लोगों का साथ देने के लिए सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ही लूंगा। स्वराज हंसने लगा, यार अभी तो भाभी जी आई भी नहीं है और तुम इतने नखरे दिखा रहे हो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तो तुम दोस्तों को पूछोगे भी नहीं। मयंक बोला, तुम भी बात को कहां से कहां ले जाते हो यार। ऐसे ही मेरा मन नहीं है पीने का और तुम उसमें लावण्या को जोड़ रहे हो। स्वराज फिर जिद करते हुए बोला, अच्छा चलो, हमारे लिए ना सही, अपनी आने वाली जिंदगी के नाम ही एक चीयर्स करो। कहकर मयंक के हाथों में नशे की दवाई मिला ड्रिंक पकड़ा देता है। तभी वहां रागिनी आ जाती है। रागिनी को इस तरह वहां आया देखकर मयंक चौंक जाता है। वो अपने ड्रिंक का ग्लास अपने हाथ में ही रखता है। मयंक के सभी दोस्त रागिनी के आसपास डांस करने के लिए मंडराने लगते हैं। मयंक का एक दोस्त तो स्वराज से बोला, बैचलर्स पार्टी के लिए बहुत सही माल लेकर आयो यार, इसके आने के बाद ही पार्टी की रौनक जमेगी। रागिनी उन लोगों की ओर गुस्से में देखने लगी। स्वराज उसे आंखों के इशारे से चुप रहने को बोलता है। रागिनी को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर मयंक का हाथ पकड़कर उसे डांस के लिए ले जाती है।
तो दोस्तों फिलहाल इस एपिसोड में कहानी यहीं तक। कहानी में आगे क्या होगा ये बताने के लिए जल्द वापस आऊंगी। दोस्तों मैं हूं आरजे मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूं नटखट चुलबुली लावण्या की कहानी। तो बढ़ते हैं कहानी में कुछ और आगे, जहां तैयारियां चल रही हैं मयंक की बारात निकलने की। रागिनी डांस करते हुए मयंक को अपने करीब लाने की कोशिश करती है और उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास आधा उसे पिलाकर बाकी आधा ड्रिंक खुद पी लेती है। उसे ये पता नहीं था कि मयंक के ग्लास में स्वराज ने नशे की दवाई मिलाई है। दोनों को दवा का नशा हो गया। मयंक का सिर बहुत तेज से भारी होने लगा और जैसे ही उसे लगा कि उसे नशा हो रहा है, वो पार्टी छोड़कर चला गया। स्वराज ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं रुका। स्वराज की पूरी प्लानिंग खराब हो गई। उसे रागिनी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर रागिनी भी नशे के ड्रिंक के कारण अपना होश खो बैठी। उसे सभी ओर मयंक नजर आने लगा। वो स्वराज को मयंक समझकर उसके आसपास मंडराने लगी थी। उसकी ये हरकत देखकर स्वराज ने सोचा, तुमने मेरी पार्टी का मजा किरकिरा किया है और अब तुम्हें उसका हर्जाना तो भरना पड़ेगा। उसने रागिनी से बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आज तुम्हें मैं जन्नत की सैर कराता हूँ। रागिनी नशे में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। स्वराज ने सब दोस्तों से कहा, फ्रेंड्स, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो इस मैनेजर से ले लेना और पूरी पार्टी एंजॉय करके जाना। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे निकलना होगा। स्वराज दोस्तों से विदा लेकर रागिनी को लेकर एक होटल में चला गया। होटल में रूम बुक करके स्वराज रागिनी को लेकर उस रूम में गया। रागिनी अभी भी स्वराज को मयंक समझ रही थी। कमरे में जाने के बाद रागिनी ने स्वराज को बिस्तर पर खींच लिया। स्वराज ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ रात बिताई और अपने साथ रागिनी की रात बिताने के कुछ फोटोज खींच लिए ताकि वो उसका उपयोग करके उसे ब्लैकमेल कर सके। स्वराज सुबह होने के पहले रागिनी के कमरे से निकल गया था और जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी दादी राजेश्वरी जी हॉल में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रेस्ट चेयर पर बैठे बैठे किताब पढ़ते हुए उनकी आंख लग गई थी। स्वराज उनके पास पहुंचकर उनके हाथों से किताब लेकर साइड में रखता है और जब उनका चश्मा हटाता है तो अचानक उनकी नींद खुल जाती है। उन्होंने स्वराज को देखकर कहा, कितनी देर कर दी तुमने, अभी तक कहाँ थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेटा। कितनी बार कहा है कि जब भी देर हो जाया करे मुझे एक बार फोन लगा दिया करो, बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। स्वराज ने जवाब में कहा, दादी कितनी बार कहा है, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा जिसकी आप फिक्र करती थी। अब तो मुझे कई बार बिजनेस के चक्कर में देर हो जाया करेगी। क्या आप जग कर मेरा इंतजार करती रहेंगी? आप सो जाया करिए। राजेश्वरी जी हंसते हुए बोली, अब तो नींद मुझे तभी आएगी जब तेरे पैरों में बेड़ियां डालकर तुझे समय पर घर बुलाने वाली ले आऊंगी। बहुत हो गया, कल पंडित जी को बुलाकर तेरे लिए रिश्ते की खोज करवाती हूँ, तभी तू सीधे रास्ते पर आएगा। अभी तेरे पैर गलत रास्ते पर हैं। इधर सुबह जब रागिनी उठी तो उसका सिर बहुत भारी महसूस हो रहा था। अपने अस्त व्यस्त कपड़े देखने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसने मयंक के साथ रात बिताई थी। वो खुश हो गई कि मयंक अब उसके करीब आ चुका है। वो अपने बिस्तर से उठकर शावर लेकर तुरंत मयंक के घर पहुंची। सभी लोग रतनपुर निकलने की तैयारी कर रहे थे, मगर मयंक का सर बहुत भारी लग रहा था। वो चाह कर भी उठ नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर शालिनी जी उस पर गुस्सा कर रही थी। मयंक, तुम्हें पहले ही मना किया था, अब देखो क्या हालत हो रखी है। नीचे सब मेहमान हैं और तुम्हारी ऐसी हालत, किसको क्या जवाब दूंगी? कितनी ड्रिंक की तुमने कि खड़े तक नहीं हो पा रहे हो? मयंक दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए बोला, हमें माफ कर दो माँ, हमारी गलती थी जो आपका कहना नहीं सुना, मगर हम सच कह रहे हैं, ज्यादा ड्रिंक नहीं पी थी हमने। पता नहीं क्यों फिर भी ऐसी हालत हो रही है। पार्टी से भी मैं जल्दी आ गया था ताकि सुबह लेट ना हो, मगर मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है, कुछ करिए ना आप। शालिनी जी उसे नींबू पानी बनाकर देती हैं ताकि उससे उसका हैंगओवर उतर सके। वो नींबू पानी पीकर थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था और वो शालिनी जी से बोला, माँ आप ऐसा कीजिए, सभी रिश्तेदारों को आप धीरे धीरे रतनपुर रवाना करिए, फिर पीछे से सबके बाद आप, मैं और मोहिनी निकल चलेंगे, तब तक शायद मुझे थोड़ा ठीक फील होने लगे। शालिनी जी ने उसे समझाया, ऐसा कुछ नहीं होता है, बारात विदा करने के कुछ शगुन होते हैं जो तुम्हारे बिना पूरे नहीं होंगे। सभी रिश्तेदार नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही तुम्हें थोड़ा सा ठीक लगे तैयार होकर फौरन नीचे आओ, तब तक हम भी चेंज कर लेते हैं।
शालिनी जी मयंक के कमरे से बाहर आकर मोहिनी के कमरे में गई और मयंक की हालत के बारे में बताकर उससे पूछा, अब तुम बताओ मोहिनी, मैं क्या करूं? नीचे पिताजी बार बार मयंक के बारे में पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं उन्हें? तुम जल्दी से मयंक के कमरे में जाओ, उसे तैयार करो और लेकर नीचे आओ। और हाँ, उस रागिनी के क्या हाल है? अभी तक आई कि नहीं? कैसी लड़की है, कल पूरी रात घर से बाहर थी। मुझे तो लगा मयंक के साथ लौट आई है, मगर मयंक अकेला आया था। अच्छा हो अगर नहीं आए, कम से कम उसे लेकर रतनपुर तो नहीं जाना पड़ेगा। मोहिनी उनकी बात सुनकर हंसने लगी। क्या माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं? आपकी बातों से लगता ही नहीं कि आप 21st सेंचुरी की मॉम हैं। उसे हंसता देखकर शालिनी जी गुस्से में बोली, तुम्हारा हंसना हो गया हो तो जल्दी से तुम और मयंक तैयार होकर नीचे आओ। जो आज्ञा मॉम। वैसे रागिनी अभी अभी आ गई है, आपको उसे लेकर रतनपुर जाना ही पड़ेगा। आप कितना उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगी? मोहिनी बोली। नीचे राम अवतार जी के फोन पर बड़े ठाकुर का फोन था। वो उनसे पूछ रहे थे, अभी तक बारात निकली या नहीं? राम अवतार जी ने कहा, भैया बाराती तो सारे तैयार हैं, बस दूल्हे का इंतजार है। जैसे ही दूल्हा नीचे आए हम सारे नेक करके यहाँ से निकलेंगे। आजकल के बच्चे तैयार होने में कितना वक्त लगाते हैं, तुम्हें तो मालूम ही है। जल्दी यहाँ से रतनपुर के लिए निकलेंगे, तुम हमारे स्वागत की तैयारी करके रखना। हाँ भाई, तुम्हारे स्वागत की पूरी तैयारी है। यहाँ भी अभी दुल्हन और लावण्या सभी रिश्तेदारों के साथ गौरी पूजा के लिए गए हैं। गौरी पूजा के लिए उसे तैयार देखकर मेरी तो आंखों से आंसू ही नहीं थम रहे थे। ऐसा करते हैं, आज शादी करके विदाई हम 2-3 साल बाद कर देंगे, बड़े ठाकुर ने कहा। बड़े मतलबी हो भाई, तुम्हें तो अपनी पड़ी है, मेरे घर के बारे में भी तो सोचो। पिछले 1 महीने से मेरा घर अपनी रौनक के आने का इंतजार कर रहा है। क्यों हमारी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हो? तुम्हारी हमारी खुशी तो ठीक है, जरा लावण्या और मयंक से पूछ लेना, अब और दूर रहना पसंद करेंगे या फिर नहीं। राम अवतार जी ने बड़े ठाकुर से कहा। उनकी बात सुनकर बड़े ठाकुर को हंसी आ गई। हम तो मजाक कर रहे थे, हमें पता है हमारी बेटी हमारे घर को छोड़कर अपने घर जा रही है और वहां पर वो बहुत खुश रहने वाली है। तो बच्चों की खुशी में आने वाले हम और तुम कौन होते हैं भाई? आओ, यहाँ पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कहकर बड़े ठाकुर ने फोन रख दिया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर जल्द आते हैं। दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। मयंक अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी वहां रागिनी पहुंच गई और मयंक से बोली, दूल्हा बनकर तो तुम सच में बहुत जच रहे हो। लावण्या से शादी करने जा रहे हो? मयंक बोला, थैंक यू। और तुम तो ऐसे बोल रही हो कि लावण्या से शादी करने जा रहे हो, जैसे मैं पहले किसी और से शादी कर रहा था। हाँ भाई, लावण्या से ही शादी करने जा रहा हूँ। रागिनी ने सवाल किया, कल रात का नशा अभी तक उतरा नहीं क्या तुम्हारा? कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी तुम लावण्या से शादी करने जा रहे हो? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इस तरह मेरा इस्तेमाल करके तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अभी तुम्हारी माँ को बुलाकर मैं कल रात की पूरी बात बताती हूँ, फिर वही तुम्हें बताएंगी कि तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए या फिर लावण्या से। तब मयंक ने हैरानी से जवाब दिया, क्या बकवास कर रही हो? कल रात क्या हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत नशा हुआ था, मगर मैं तो पार्टी से तुरंत वापस आ गया था। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? इतना तो मुझे भी होश था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था। रागिनी फिर बोली, बड़ा सीधा बनने की कोशिश कर रहे हो। कल पूरी रात तुम मेरे साथ होटल के कमरे में थे और कह रहे हो तुरंत वापस आ गए थे। तुम मेरे हो चुके हो मयंक, और अब मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, समझे तुम? अभी तुम्हारे सारे रिश्तेदारों के सामने तुम्हारे चेहरे का नकाब उतार दूंगी, कहकर रागिनी मयंक के कमरे में तोड़फोड़ करने लगी। उसका ये रूप देखकर मयंक ने उसे चांटा लगा दिया। मेरा नशा तो कब का उतर गया है, मगर अभी तक तुम्हारा नशा नहीं उतरा। अभी तक मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था, मगर अब ये क्या बदतमीजी है? मैं लावण्या के अलावा किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। अब तुम मेरा बीता हुआ कल थी जिसे मैं कब का भूल चुका हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, समझी तुम? निकलो यहाँ से। मैं गुस्से से बोला, तुम्हारे चिल्लाने या मारने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। मैं तुम्हें रतनपुर नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी और किसी के साथ नहीं। रागिनी मयंक को धमकाते हुए बोली। मयंक ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर झंझोड़ दिया। एक बार कहा ना, मैं कल रात तुम्हारे साथ नहीं था। होश में आओ और जाकर पता करो कल रात तुमने किसके साथ बिताई।
मुझे नीचे जाना है, रतनपुर जाने में देर हो रही है, समझी तुम? और आइंदा मेरे और लावण्या के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग रतनपुर के लिए निकले, उसके पहले तुम भी अपना सामान समेटकर यहाँ से निकल जाओ। और अगर किसी रिश्तेदार या मेरे परिवार वालों के सामने तुमने तमाशा करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी अच्छे दोस्त थे। कहकर मयंक उसे धक्का देकर नीचे आ गया। रागिनी कमरे में बैठी सोच रही थी, अगर मयंक मेरे साथ रात में होता तो वो मुझसे नजरें नहीं मिला पाता। हो ना हो, कल रात किसी ने मेरा नशे में होने का फायदा उठाया है, मगर किसने? उधर गौरी पूजा करके आ रही लावण्या की रसाल बाईसा ने नजर उतारी। उन्हें नजर उतारते हुए देखकर ठाकुरानी सा की आंखों में आंसू आ गए। क्या भाभी सा, आज खुशी के दिन भी आपकी आंखों में आंसू? अभी तो खुशी खुशी सारे शगुन करो। माना बेटी को विदा करना बड़ा कठिन काम है, मगर आप अपने आंसुओं को नहीं संभालेंगी तो भाई सा और बाबा सा को कौन संभालेगा? बाबा सा की तो जान बसती है लावण्या में। मुझसे ज्यादा वो लावण्या को प्यार करते हैं। रसाल बाईसा ठाकुराइन को हिम्मत देते हुए बोली। ठाकुरानी सा बोली, कितना ही मन कठोर कर लो, मगर मन की भावुकता आंसुओं के रूप में बाहर आ ही जाती है। मन की भावनाओं को कोई कैसे रोक सकता है? आज कितने दिनों बाद मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है। ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। बह जाने दो इन्हें। बहुत दिनों से इन्हें अपनी आंखों के अंदर कैद करके रखा था। उनकी बातें सुनकर लावण्या और रसाल बाईसा की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए रसाल बाईसा बोली, देखो मेरा इंपोर्टेड काजल फैल गया, इसीलिए मैं कह रही थी कि अपने आंसुओं को मत आने दो। उनकी बातें सुनकर लावण्या और ठकुरानी सा के चेहरे पर हंसी आ गई। रसाल बाईसा ने कहा, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना। लावण्या, तेरी इस हंसी पर तो मेरा पूरा श्रृंगार कुर्बान। कहकर वो लावण्या को गले लगा लेती। ठाकुर सब पीछे से पूरी बात सुन रहे थे। अपनी बहन और बेटी को हंसते हुए देखकर अपने आंसू पोंछकर अपनी बहन और बेटी पर से रुपए वार कर मिश्रानी जी को दे दिए। जयपुर में बारात निकलने की तैयारी चल रही थी। रागिनी वहां गुस्से में स्वराज के पास गई और स्वराज को पार्टी में उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताया। बहुत गुस्से में वो स्वराज से बोलती है, अगर मुझे होश नहीं था तो तुम मेरा ध्यान रख सकते थे स्वराज। पता नहीं कल रात क्या गलत हुआ। इस पर स्वराज ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरी जान, कुछ गलत नहीं है। कल रात तुम और मैं साथ में थे। रागिनी गुस्से में स्वराज का कॉलर पकड़ लेती है। क्या आप बकवास कर रहे हो? मतलब तुमने मेरा फायदा उठाया? स्वराज फिर बोला, उसे फायदा उठाना नहीं, एंजॉय करना कहते हैं। तुम तो ऐसे गुस्सा हो रही हो जैसे ये सब तुमने पहली बार किया है। हमारी जैसी लड़कियों के लिए तो ये आम बात है। रागिनी ने गुस्से में कहा, यू बास्टर्ड, ऐसे कोई किसी के नशे में होने का फायदा उठाता है? तुमने मुझे क्या रोडछाप लड़की समझा है? जब जहां इस्तेमाल किया। पहले तुम अपने मतलब के लिए मुझे लंदन से इंडिया बुलाते हो और फिर मेरा नाजायज फायदा उठाते हो। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? अब मैं कैसे मयंक को हासिल करूंगी? और तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि लावण्या को तुम्हें पाना है, लावण्या तुम्हारा पहला प्यार है। फिर ये सब क्या था? तुम्हें रात को लावण्या का ख्याल तक नहीं आया? इतना सुनकर स्वराज बोला, चल यार, तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे मेरे ये सब करने के बाद तुम्हारे मन से मयंक का ख्याल चला गया। अभी तो तुम मयंक के बारे में ही सोच रही हो। और रही लावण्या की बात, तो लावण्या शादी मटीरियल है। वो एक ऐसी लड़की है जिसे शादी करके समाज के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, मगर शौक तो तुम जैसी लड़कियां ही पूरा करती हैं। कहते हुए स्वराज रागिनी को खींचकर अपनी बाहों में लेकर उसके होठों पर किस कर देता है। रागिनी उसे धक्का देकर दूर करते हुए कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरा इस्तेमाल करोगी और मैं चुप रहूंगी? मैं पहले तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगी और फिर मैं लंदन वापस चली जाऊंगी। ना मेरी जान, ऐसी गलती मत करना। जरा कल रात के नजारे तुम भी देख लो। स्वराज ने रागिनी को कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहा, अगर गलती से भी मेरे खिलाफ गई तो ये तस्वीरें जल्दी वायरल कर दूंगा। अभी तुम्हें लंदन नहीं जाना है क्योंकि तुम्हारा इंडिया का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो तुम्हारे साथ कई और रातें गुजारनी है। ठीक कहा ना मैंने? उसके गालों पर आई बालों की लट को स्वराज ने कानों के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें तो हर हाल में मेरा साथ देना है।
और अभी यहाँ क्या कर रही हो? चलो, हमें भी रतनपुर जाना है, मेरे ससुराल। कहकर स्वराज जोरों से हंसने लगा। मुझे कहीं नहीं जाना, और अब मैं तुम्हारे इशारों पर कोई काम नहीं करूंगी, रागिनी ने कहा। स्वराज उसे समझाते हुए बोला, ऐसा नहीं बोलते मेरी जान, तो तुम्हें मेरे इशारों पर ही काम करना होगा। चलो, जल्दी से आंसू पोंछकर मेरे साथ चलो, और शादी में कुछ कोशिश करके ये शादी नहीं होने देनी है, समझी तुम? तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कैसे रोकेगा स्वराज लावण्या की शादी, ये जानने के लिए इंतजार करिए अगले एपिसोड का। दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और हाजिर हूँ कहानी का अगला एपिसोड लेकर। मयंक को नीचे आते देखकर शालिनी जी मालिनी से बोली, देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा, इसे किसी की नजर ना लगे। ऐसा लग रहा है साक्षात रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहने जा रहे हैं। ये सुनकर मालिनी जी ने कहा, बस करो भाभी, क्या खुद ही अपने बेटे को नजर लगा दोगी? माँ की नजर सबसे पहले लगती है बेटे को, जानती हो ना? हाँ, वो तो है, माँ की नजर का तो ठीक है, मगर किसी और की नजर ना लग जाए मेरे बेटे को। ये कहकर शालिनी जी उसकी बलैया लेने लगती हैं। उन दोनों की बातें सुनकर मोहिनी ने कहा, हाँ, आप दोनों तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे पहली बार कोई दूल्हा बनकर दुल्हन को लेने जा रहा है। सभी की जिंदगी में ये अवसर कभी ना कभी तो आता ही है, फिर कोई क्यों नजर लगाएगा? मालिनी जी ने मोहिनी को समझाते हुए कहा, बेटा, एक बार तेरी शादी हो जाने दे, फिर तू भी इसी तरह बातें करेगी। एक माँ का अपने बेटे की शादी का बहुत बड़ा सपना होता है। आज भाभी सा का वो सपना पूरा होने जा रहा है। एक औरत की जिंदगी में कई नए मकाम आते हैं। अब भाभी सा माँ से एक नए किरदार, सासू माँ के रूप में अपना किरदार निभाएंगी। माँ की भावना तो नहीं समझ पाएगी। जा, जल्दी से कलश लेकर आ, बारात रवानगी का शगुन करना है। मोहिनी ने उनसे कहा, बुआ साहब, आप भी बेटी हो और मैं भी बेटी हूँ, आप जाकर कलश ले आइए, क्या फर्क पड़ता है? मालिनी जी ने उसे समझाते हुए कहा, बड़ी खुशकिस्मत वाली है लाडो तू, जो तुझे ये शगुन करने का मौका मिल रहा है। अभी तुझे बताया ना, हर एक का अपना अलग अलग किरदार होता है। बहन का अपना अलग शगुन होता है और बुआ का अपना अलग। हर बात में अपनी लंदनगिरी यहाँ मत झाड़ा कर, जितना कहा है उतना फटाफट कर। जा, जाकर कलश ले आ। जो आज्ञा बुआ। हंसती हुई मोहिनी वहां से चली गई। मालिनी जी ने शालिनी जी से कहा, इसके पहले कि सारे रिश्तेदार ही कहने लगे, आप भी जल्दी से घोड़ी की रस्म शुरू करिए, फिर हमें रतनपुर के लिए भी निकलना है। बाबा साहब ऐसे ही गुस्सा हो रहे हैं, हम लोग निकलने में लेट हो गए हैं। रतनपुर से बड़े ठाकुर का भी फोन आ गया है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। शालिनी जी सब जल्दी जल्दी करते हुए बोली, भाई साहब, आप जल्दी जाकर पंडित जी को बुला लाओ और सुधीर जी को भी बोल दो कि हम दोनों मिलकर गणेश पूजन शुरू कर देते हैं। बिना गणेश की पूजा के बारात कैसे रवाना होगी? और साथ में आप लखनऊ वाली चाची सा को भी बोल दीजिए कि आकर एक बार सारा सामान देख लें, पूजा में कोई कमी न रह जाए। फिर वही तो मुझे सब कुछ बताती हैं। सुधीर जी और शालिनी जी गणेश पूजा कर रहे होते हैं, तभी वहां स्वराज और रागिनी आ गए। रागिनी ने शालिनी जी से पूछा, आंटी जी कुछ काम हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। शालिनी जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, नहीं बेटा, कुछ काम नहीं है, तुम जाकर चाय ठंडा लो, फिर हम लोग निकलेंगे। सुधीर जी ने पूछा, इतनी प्यारी लड़की है, तुम क्यों उसे देखकर मुंह बनाती हो? शालिनी जी ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, हाँ, बड़ी प्यारी है, मगर मुझे नहीं पसंद। मयंक स्वराज के गले लगा और उसने कहा, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगे, अभी तक कहाँ थे? कल रात के बाद अब दिखे हो। स्वराज ने जवाब में कहा, अरे हम कहाँ जाएंगे तुम्हें छोड़कर, वैसे भी आज तुम शहीद होने जा रहे हो, तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे दोस्तों की है। ऐसे गम के माहौल में तुम्हारे दोस्त तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? और स्वराज हंसने लगा। मयंक बोला, तू कभी नहीं सुधरेगा, सीधे तरीके से कभी बात ही नहीं करता, हमेशा बात को घुमा फिरा कर ही बोलता है। स्वराज मयंक को छेड़ते हुए बोला, जिस दिन मैं सीधी सीधी बात करूंगा उस दिन तेरी समझ में नहीं आएगी। चल, कुछ घंटों की और आजादी को एंजॉय कर ले। कृष्णा सब लोगों को चाय नाश्ता सर्व कर रही थी। मयंक और स्वराज के पास लाकर सॉफ्ट ड्रिंक रख दी। स्वराज ने धीरे से मयंक से पूछा, यार ये सब क्या है, कितना फीका फीका सा इंतजाम है सब कुछ। स्पेशल वाली ड्रिंक का इंतजाम नहीं किया स्पेशल लोगों के लिए? मयंक ने उसे बताया, देख लिया तुम्हारी स्पेशल ड्रिंक का नतीजा कल रात को। अभी सुबह सुबह मासा से बहुत डांट खाई है, अब कुछ दिनों तक तो तुम्हारी स्पेशल ड्रिंक से तौबा तौबा। स्वराज बोला,
यार तुम तो बड़े कमजोर निकले, इतने में घबरा गए। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मयंक आश्चर्य से बोला, कैसा खेल? स्वराज ने बात को टालते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तभी वहां रागिनी आ जाती है। रागिनी को देखकर मयंक उससे गुस्से में बोला, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? कितनी बेशर्म हो तुम। रागिनी बोली, अभी तुमने हमारी बेशर्मी देखी कहाँ है? मैं एक बार जिस चीज को हासिल करने की ठान लेती हूँ उसे पा कर रहती हूँ। अभी तो मुझे तुम्हारे साथ रतनपुर चलना है, वहां जाकर भी तो तुम्हारी शादी को इंटरेस्टिंग बनाना है। मयंक बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहां से सीधे अपने घर जा रही हो, समझी? रागिनी बोली, मैं तो तुम्हारे साथ जा रही हूँ, अब तुम मुझे नहीं ले जाने के लिए घर वालों से क्या बहाने बताते हो, ये तुम सोच लो। क्या कहोगे अपने घर वालों से कि रागिनी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता? सारे रिश्तेदारों के सामने अगर तमाशा नहीं करना है तो तुम भी चुप रहो और मैं भी चुप रहती हूँ, और आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। मयंक रागिनी को कुछ कहने वाला था, तभी अचानक मोहिनी वहां आकर मयंक को बोलती है, तुम्हें दादा साहब बुला रहे हैं। मयंक गुस्से में रागिनी की ओर देखते हुए मोहिनी के साथ चला गया। राम अवतार जी मयंक से बोले, क्या तुम अभी तक अपने दोस्तों के बीच खड़े हो? बेटा हमें रतनपुर के लिए निकलना है, यहाँ तुम्हारा शगुन करने का इंतजार हो रहा है। चल बरखुरदार, उस घोड़ी पर चढ़ जा और इस बूढ़े की ख्वाहिश पूरी कर दे। बड़े दिनों से सपना देखा हुआ था तुझे घोड़ी पर बिठाने का। मयंक घोड़ी पर चढ़ गया। शालिनी जी ने घोड़ी की पूजा शुरू की और मयंक की बलाएं लेकर उस पर से रुपए वार कर कृष्णा को दे दिए। मयंक को घोड़ी पर बैठे देखकर एक रिश्तेदार राम अवतार जी से बोले, हाँ बड़े खुशकिस्मत हैं जो पोते की शादी में इतनी धूमधाम से जा रहे हैं। राम अवतार जी बोले, हाँ भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पर जो इतना प्यारा परिवार मिला है। तभी पंडित जी ने कहा, बारात की रवानगी का समय हो गया है। राम अवतार जी, सभी काम शुभ मुहूर्त में होने चाहिए। राम अवतार जी अपने सभी रिश्तेदारों को गाड़ियों में बैठने का बोलते हैं। एक एक करके सभी लोग गाड़ियों में बैठने लगे। सबसे आगे मयंक की फूलों से सजी गाड़ी खड़ी थी। राम अवतार जी बोले, बेटा तुम पूजा करके गाड़ी में बैठो, तुम्हारी गाड़ी के पीछे सारी गाड़ियां चलेंगी। तुम्हारी गाड़ी में तुम चाहो तो तुम्हारे दोस्तों को बिठा लो। कहकर राम अवतार जी अपने रिश्तेदारों के पास गाड़ी में जाकर बैठ गए। तो आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी में आगे क्या होगा ये बताने के लिए जल्द वापस आएंगे।